जय भीम दोस्तों। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे गपोड़ी आ चुके हैं जो आप लोगों को छोटी छोटी मीठी मीठी बातें बताकर पीछे कुछ भी गपोड़ गाथा कर रहे हैं। ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब इसे ही देख लीजिए, इसका व्यूज मिलियनों में गया है और इसकी बातें सुनो और ये कह क्या रहा है। झूठ, एकदम झूठ। आप खुद सोच कर देखो कि उस तुर्की को, इस सम्यक ज्ञान स्थली को जलाने से क्या नफा या नुकसान हो सकता है। भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में क्या रुचि हो सकती है। उन तुर्कियों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि वहाँ के स्थानीय शासक और जमींदार और चमचे, ये सब वहाँ के जो सम्यक परंपरा थी या यूं कहे तो बौद्ध परंपरा थी, उसके विरुद्ध थे। उन लोगों ने नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा था तो सिर्फ वहाँ के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, फिर उसके बाद नालंदा महाविहार जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। वहाँ का शासक, उस समय का सेन वंश का शासक जो ब्राह्मणी परंपरा का था, लक्ष्मण सेन, इसने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा था वो, आप खुद सोच कर देखो। मान लो कि योगी है, हमारे यूपी में योगी है और यूपी में योगी है और कोई विदेशी आता है और हमारे यूपी के विश्वविद्यालय को जला देता है। और उस समय का जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ये कुछ नहीं करेंगे। खुद सोचकर दिमाग लगाओ। अगर योगी जी नहीं चाहेंगे तो वो यूपी में जाकर विश्वविद्यालय को जला देगा? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल गलत बात। आर्यभट्ट ने ना तो शून्य की खोज की थी और ना ही इस विश्वविद्यालय का मुखिया हुआ करता था। अगर आर्यभट्ट ने 6वीं शताब्दी में शून्य की खोज की होती तो जो रावण के 10 सिर थे, इसको कैसे गिने गए थे। अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी तो जो कौरव थे 100, उसमें जो जीरो लगे थे वो कहां से आए थे। तो ये रॉन्ग हो गया यहां। ये आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं की थी, जीरो पहले ही था बौद्धों के समय से, बल्कि इसने कॉपी किताब पर भले ही किया होगा, दिखाया और अपना पूरा क्रेडिट ले लिया। क्योंकि इसलिए ले लिया क्योंकि ये ब्राह्मण था और ब्राह्मण लोग अपना क्रेडिट हमेशा लेना चाहते हैं। और रही बात मुखिया की, तो आर्यभट्ट कभी भी किसी का मुखिया नहीं रहा, बल्कि ये एक काल्पनिक पात्र है। इसको जबरदस्ती लाकर खोसा जा रहा है बौद्ध धर्म में कि ये बौद्ध के समय ब्राह्मण लोग भी थे। ये बात गलत है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। आप खुद सोच कर देखो कि ये संस्कृत बोलता था और उस समय के लोग पाली बोलते थे। पाली भाषा पढ़ाई जाती थी, चीनी विदेशी जितने थे सब आकर पढ़ाई करते थे। अगर ये संस्कृत वहाँ का आर्य था, मतलब आर्यभट्ट वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो विदेशी लोग इसके संस्कृत भाषा को लेकर गए होते। आज विदेशों में संस्कृत बोली जाती। आज एक संस्कृत जो गांव है, संस्कृत बोलने वाले गांव तक नहीं बना है। और उस समय विदेशी लोग आते थे तो विदेशी लोगों को भी तो संस्कृत बोलनी चाहिए थी ना। अपनी किताबों को जो लेकर किताबें गए हैं, वो किताब संस्कृत में होनी चाहिए ना। लेकिन वो क्या है, नहीं है। और एक भी साक्ष्य नहीं मिलता है खुदाई करने पर कि इनका जो चाणक्य है, इसका एक भी एविडेंस हो, संस्कृत भाषा में कहीं लिखा गया हो। आप खुद देखना। दूसरी बात, अगर ये नालंदा विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे तो इनके जितने भी ग्रंथ होंगे सब संस्कृत में होंगे। और उस समय तो बख्तियार खिलजी ने सभी इनके ग्रंथ को जला दिया था। फिर ये आज रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब कहाँ से आ गए, सोच कर देखो। 3 महीने नहीं, 6 महीने तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने कोई नहीं आया। क्योंकि वहां के उस समय के भिक्षु को मार दिया गया था और वहां के जितने भी आचार्य प्रचार्य थे, इन लोगों ने आग को बुझाने तक नहीं आए। 6 महीने तक धधकता रहा और भिक्षु को बचाने का भी प्रयास नहीं किया गया। अगर प्रयास किया गया होता तो इनके किताबों, इनके ग्रंथों में जरूर उसकी चर्चा होती। नालंदा बिहार की जितने भी इनके वेद, पुराण, उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जितने हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि उसको किसने जलाया, क्यों जलाया और कितने भिक्षु मारे गए थे। अब आप लोगों को तो स्पष्ट हो गया होगा कि नालंदा बिहार को क्यों जलाया गया था और किसने जलाया था। नमो बुद्धाय, जय भीम।